हेलो स्टूडेंट्स, कैसे? बढ़िया, फर्स्ट क्लास। लास्ट सेशन में हमने आपको डिडक्शन सेक्शन 80C बताया था जी। आज हम आगे चलेंगे। आज हम बेसिकली सी से रिलेटेड, यानी सी मतलब देखो, सी से रिलेटेड सारी की सारी चीजें कंप्लीट करेंगे। सी डी, ई, ओके। यानी कुल मिलाकर सेक्शन 80C में 4 पॉइंट थे। कितने थे? कौन कौन से? सेक्शन 80C जो हम लोगों ने इन्वेस्टमेंट और सेविंग से रिलेटेड देखा, CCD, CCE। हमारे जो सी से रिलेटेड ये प्रोविजन बचे हुए हैं। आज का मेरा टॉपिक यही है कि आई विल ट्राई टू फिनिश ऑल दीज 3 प्रोविजन सो दैट वी कैन स्टार्ट आवर नेक्स्ट सेशन विद अ न्यू वन थिंग। क्योंकि नेक्स्ट सेशन में हम लोग मेडिकल से रिलेटेड, हेल्थ से रिलेटेड पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। ये सारे के सारे आपके इन्वेस्टमेंट्स एंड सेविंग्स से रिलेटेड थे। इज इट क्लियर? यस सर। क्या है हमारा सेक्शन 80C CC? उम्मीद करते हैं कि आपने ये सेक्शन 80C कंप्लीट कर लिया होगा, भूले नहीं होंगे जितने भी पॉइंट मैंने बताए थे। आज हम बात करेंगे सेक्शन 80C CC। जो हमारे इंश्योरर होते हैं ना, इंश्योरर जैसे HDFC इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, ICICI प्रूडेंशियल होते हैं ना। तो ICICI जो लाइफ इंश्योरेंस या जो इंश्योरर होते हैं, LIC, तो इन इंश्योरर की अगर हम बात करें, अगर इन इंश्योरर या अथराइज्ड इंश्योरर, LIC या अथराइज्ड इंश्योरर कि किसी पेंशन फंड प्लान में, किसमें? मैंने क्या बोला? पेंशन फंड प्लान में। पेंशन फंड प्लान में अगर हम कुछ इन्वेस्टमेंट करते हैं पेंशन फंड के पर्पज से, तो उसकी जो डिडक्शन मिलती है दैट इज इन सेक्शन 80C CC। अच्छा, पेंशन किसको चाहिए सर? कंपनी को? अरे सर, HUF को नहीं, पेंशन किसी इंडिविजुअल को चाहिए होती है, इसलिए इंडिविजुअल के ऊपर ये सेक्शन एप्लीकेबल होता है। ओके। कितना डिडक्शन मिलेगा? जितना आप जमा कर लें जितना आप जमा कर लें, द होल ऑफ द अमाउंट पेड और डिपॉजिटेड। लेकिन मैक्सिमम 1,50,000 इसके ऊपर नहीं। सर, लास्ट सेशन में भी आपने जब सेक्शन 80C बताया था तो कहा था सब मिलाकर के 80C में 1,50,000 होता है। ये अकेला पेंशन फंड 1,50,000। सेक्शन 80C और CCC तीनों मिलाकर 1,50,000 का बेनिफिट देते हैं। सेक्शन 80C और 80CCC दोनों मिलाकर, तीनों नहीं, दोनों मिलाकर 1,50,000 का बेनिफिट देते हैं। तो ये तो कहीं लिखा नहीं, आ रहे हैं। If the assessee or his nominee receive any amount on this account is taxable in the hands of the assessee or the nominee in the year of receipt। तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं बोली आपने। आपने हमसे केवल इतना बोला कि अगर कोई इंडिविजुअल है और वो किसी इंश्योरर के पेंशन फंड में कोई इन्वेस्टमेंट करता है तो उसको डिडक्शन मिलेगी सेक्शन 80C CC की। अच्छा, कितनी मिलेगी? जितना भी अमाउंट डिपॉजिट करेगा, लेकिन 1,50,000 से अधिक नहीं होना चाहिए। लास्ट सेशन में जो मैंने 1,50,000 बोला वो सेक्शन 80C में था, ये 80C CC में है। दोनों मिलाकर 1,50 से अधिक नहीं हो सकते। तो ये भूल ना कर देना कि उसका 150 अलग, इसका 150 अलग ना। हो गया ये सेक्शन आपका जी। आते हैं द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन, सेक्शन 80C CD। अभी तक हमने देखा 80C में कि 1,50,000 का बेनिफिट मिलता था, 80C CC में भी। अब आते हैं 80C CD, ये भी इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड है। जो 80CCC था उसमें इंश्योरर थे, वो इंश्योरेंस कंपनी की स्कीम थी, पेंशन फंड। यहां जो स्कीम है वो सेंट्रल गवर्नमेंट की है। किसकी स्कीम है ये? सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है जी। सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा, मैं ये नहीं बोलती कि भाई आप सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हैं या अदर एम्प्लॉय हैं या
सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, जरूरी नहीं कि आप नौकरी ही करते हो, अगर आप बिजनेसमैन भी हैं देन ऑल्सो यू कैन गेट द बेनिफिट ऑफ दिस वन, सेक्शन 80 इसको हम लोग न्यू पेंशन स्कीम या अटल पेंशन योजना के नाम से जानते हैं। न्यू पेंशन स्कीम एनपीएस, शॉर्ट में इसको एनपीएस भी बोला जाता है, शॉर्ट में इसको एनपीएस भी बोला जाता है, और अटल पेंशन योजना के नाम से ये नोटिफाइड स्कीम है। तो कहने का मतलब ये कि अगर कोई बंदा, चाहे वो एम्प्लॉय हो गवर्नमेंट का, सेंट्रल गवर्नमेंट का, अदर एम्प्लॉय हो या फिर सेल्फ एम्प्लॉयड हो, और अगर वो सेंट्रल गवर्नमेंट की इस पेंशन योजना में, अटल पेंशन योजना में पैसा इन्वेस्ट करना चाहता है, वेलकम है उसका, वो कर सकता है। और उसको कितनी डिडक्शन मिलेगी, कहा गया उसको जो डिडक्शन मिलेगी अगर एम्प्लॉय पेमेंट करता है तो उसको मैक्सिमम 10% ऑफ सैलरी, मैक्सिमम 10% ऑफ सैलरी तक का डिडक्शन मिलेगा, मैक्सिमम 10% ऑफ सैलरी तक का डिडक्शन मिलेगा। मैं एम्प्लॉय हूं, तो अगर मैं कंट्रीब्यूशन कर रहा हूं अटल पेंशन योजना में या न्यू पेंशन स्कीम में, देन आई कैन गेट द मैक्सिमम 10% ऑफ माई सैलरी। सैलरी हियर मींस द बेसिक सैलरी प्लस डीए, इफ वाला याद होगा, इफ का मतलब इफ प्रोवाइडेड इन टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, सेवा शर्तों में होना चाहिए। तो सैलरी हियर मींस बेसिक सैलरी प्लस डीए इफ। अच्छा वापस आते हैं, कहता है अगर कोई एम्प्लॉय पे ऑफ कर रहा है तो उसको मैक्सिमम 10% ऑफ सैलरी का उसको डिडक्शन मिलेगा, मैक्सिमम, इससे ज्यादा नहीं हो सकता। अच्छा, अगर एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन कर रहा है, कौन कर रहा है, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन कर रहा है, मेरी बात ढंग से समझें, मैं एम्प्लॉय हूं तो मेरा तो चला जाएगा 10% तक का डिडक्शन, लेकिन अगर एम्प्लॉयर मेरे में कंट्रीब्यूशन कर रहा है तो दो चीजें समझनी, पहली चीज कि उसका डिडक्शन कितना मिलेगा, दूसरा जो एम्प्लॉयर दे रहा है क्या मेरी सैलरी, मेरी इनकम का हिस्सा माना जाएगा क्या। हाँ, अगर एम्प्लॉयर मुझे कुछ भी देगा तो फर्स्ट ऑफ ऑल इट विल बी एडेड इन माई सैलरी, yes or no, whatever the employee is getting from its employer shall be charged to tax under the head salary, but yes, after that the SSC can avail the exemption, deduction, whatever the case it is, but first add it in the amount of salary। तो इसी तरह अगर कंट्रीब्यूशन करता है एम्प्लॉयर, तो मैंने कहा ये सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है, सेंट्रल गवर्नमेंट अगर इसमें कंट्रीब्यूशन देती है तो 14% तक का मैक्सिमम बेनिफिट मिल सकता है, कितना, 14% तक का मैक्सिमम। और अदर देन सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट हो या प्राइवेट एम्प्लॉय हो, तो वहां 10% ऑफ द सैलरी का ही उसको बेनिफिट मिलेगा, अदरवाइज 14% सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन के केस में, अदर देन सेंट्रल गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन 10%। तो फिलहाल 2 मिनट के लिए दिमाग से निकाल दो 14%, ये याद रखो मैं एम्प्लॉय हूं, मैंने अगर कंट्रीब्यूशन दिया न्यू पेंशन स्कीम में या अटल पेंशन योजना में, तो आई विल गेट द मैक्सिमम बेनिफिट 10% ऑफ माई डिपॉजिट, 10% ऑफ माई सैलरी। And on the other hand, if I am getting the contribution from the central government, then 14%. If other than central government, then 10%. Okay, yes. और मैंने आपको बताया पहले में, ये मेरे हाथ में टैक्सेबल होगा जो हमारा एम्प्लॉयर देगा, किस हेड में, सैलरी हेड में। कौन बोलता है, सेक्शन 7। याद करो तो सेक्शन 7 में मैंने 4 पॉइंट बताए थे, द लास्ट वन वॉज सेक्शन 80CCD। इज इट क्लियर। अच्छा, इसके साथ साथ जब मैंने आपको सैलरी हेड पढ़ाया था, सेक्शन 15 पढ़ाया था, चार्जिंग सेक्शन ऑफ सैलरी, उसके बाद मैंने आपको पढ़ाया था डेफिनेशन ऑफ सैलरी, सेक्शन 17(1). और जब सेक्शन 17(1) की डेफिनेशन मैंने दी थी तो उसमें मैंने कहा था सैलरी इंक्लूड्स बेसिक सैलरी, वेजेस, एन्यूटी, पेंशन, ग्रेचुटी, प्रोविडेंट फंड, लिव इनकैशमेंट, कमिटेड पेंशन, एडवांस सैलरी, एरियर ऑफ सैलरी, बोनस, कमीशन, परक्विजिट, अलावेंसेज, और लास्ट मैंने बोला था सेक्शन 80CCD। याद आया, इतनी चीजें मैंने वहां बोली थी। सेक्शन 80CCD वाज द लास्ट पॉइंट, और मैंने कहा था अभी छोड़ दो, जब हमारा सेक्शन 80CCD चलेगा ये आज, तो उस समय मैं बताऊंगा। और सेम यही सेंटेंस मैंने आपका यूज किया था जब इंट्रोडक्शन चैप्टर हम लोग चैप्टर नंबर 1 पढ़ रहे थे, उसमें सेक्शन 7 इनकम डीम टू बी रिसीव्ड मैंने बताया था, तो उसमें मैंने 4 पॉइंट डिस्कस किए थे। द फोर्थ वन पॉइंट वाज सेक्शन 80CCD। उस समय भी मैंने कहा था अभी इसको छोड़ दो, अभी मैं नहीं समझा सकता, जब हम लोग डिडक्शन चैप्टर पढ़ेंगे तो उस समय आई विल मेक यू क्लियर अबाउट दिस वन थिंग। तो आज वही समय आ गया है जब मुझे आपको ये पढ़ाना पड़ रहा है। मैं फिर से बोलूँ एक बार, सेक्शन 80CCD बेसिकली ये न्यू पेंशन स्कीम है, या इसको आप अटल पेंशन योजना बोल सकते हैं, या पेंशन फंड स्कीम है, सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट कहती है कि कोई सेंट्रल गवर्नमेंट का एम्प्लॉय हो, कोई दूसरा एम्प्लॉय हो, या कोई सेल्फ एम्प्लॉयड हो, अगर वो इस अटल पेंशन योजना में कंट्रीब्यूशन देते हैं, देन दे कैन अवेल द बेनिफिट ऑफ द डिडक्शन अंडर सेक्शन 80CCD। अगर मैं एम्प्लॉय हूं, मैं खुद अपना कंट्रीब्यूशन दे रहा हूं, तो 10% ऑफ द सैलरी। अगर एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन दे रहा है तो 10% ऑफ सैलरी।
अगर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयर है वो कंट्रीब्यूशन दे रही है तो 14% ऑफ द सैलरी ये हमारा डिडक्टेबल होगा। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल इट विल बी टैक्सेबल इन माय हैंड्स अंडर सेक्शन 7 और यू कैन से अंडर द हेड सैलरी अंडर सेक्शन 17(1). समझ में आया? यस। लेकिन अगर ये सेल्फ एम्प्लॉयड का केस है तो एम्प्लॉय को कितना मिल रहा था? 10% अपना वाला, 10% मालिक वाला कम से कम। सेल्फ एम्प्लॉयड के केस में 20% ऑफ द ग्रॉस टोटल इनकम की बात की गई है। तो बात तो दोनों को बराबर रखने की है। गवर्नमेंट ने किसी के साथ भेदभाव ऊंचा नीचा हिसाब किताब नहीं रखा, उन्होंने दोनों के केस में 20% का बेनिफिट दिया। ठीक है, सैलरी का मतलब मैंने आपको पहले ही बता दिया। और यहां पर सेक्शन 10 की बात करते हैं। सर सेक्शन 10, हाँ, ये दो रेफरेंस में आप याद रखेंगे कि 10(12)A एंड 10(12)B। सेक्शन 10 क्लॉज 12A, सेक्शन 10 क्लॉज 12B। क्या कहता है ये सेक्शन 12A? होता क्या है कि आज आप पेंशन योजना में पैसा जमा कर रहे हैं, आज नहीं तो कल वो पैसा वापस मिलेगा आपको। मैच्योरिटी पर पूरी तरह टैक्सेबल होगा। अगर नॉमिनी को मिल रहा है पूरी तरह टैक्सेबल होगा, डेथ होने पर मिल रहा है पूरी तरह माफ होगा। ओके ओके। लेकिन मैच्योरिटी के बाद अगर ये पैसा मिल रहा है, कब मिल रहा है? मैच्योरिटी के बाद। ये याद रखेंगे। अमाउंट पेबल एट द टाइम ऑफ द क्लोजर ऑफ एनपीएस, तो 60% ऑफ द टोटल अमाउंट इंक्लूडिंग इंटरेस्ट इज एग्जेम्प्ट। अगर आप इस फंड से पैसा निकाल रहे हैं 60% माफ है मैच्योरिटी पर। दूसरा, 100% एग्जेम्प्ट ऑफ अमाउंट इज यूज्ड टू बाय अनदर एनपीएस। आपने पैसा निकाला, तुरंत नया एनपीएस ले लिया। आपने बुक्स अकाउंट क्लोज किया, अमाउंट विड्रॉ किया, तुरंत एक नया एनपीएस ले लिया, तो भी पूरा माफ है। 60% माफ होगा मैच्योरिटी पर, 60% माफ होगा मैच्योरिटी पर, 60% माफ होगा मैच्योरिटी पर, और 100% माफ होगा जब आप पैसा मैच्योरिटी पर निकाले लेकिन आपने तुरंत उसको री इन्वेस्ट कर दिया नई स्कीम में, न्यू पेंशन स्कीम में। डेथ पर अगर नॉमिनी को कुछ मिल रहा है तो 100% माफ होगा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। हो गया ये 10(12)A। 10(12)B कहता है पार्शियल विड्रॉल ऑफ अमाउंट, तो मैक्सिमम 25% तक का माफ होगा। जितना भी होगा मैक्सिमम 25% तक का माफ होगा। मान लीजिए आपने 20%, चलिए आएगा क्वेश्चन, छोड़ देते हैं। तो पार्शियल विड्रॉल में आपका मैक्सिमम 25% तक का एग्जेम्प्ट होगा। मैं आपको शुरू से एक बार बता दूं पूरा, और मैंने कहा बहुत इंपॉर्टेंट है 80CCD, गलती होने की पूरी चांसेस हैं। ऐसे ही जब सेक्शन 80D चलेगा नेक्स्ट सेक्शन में, वहां पर भी बच्चों से बहुत अच्छी गलतियां हो जाती हैं। तो हैं तो छोटे छोटे पॉइंट्स है, जैसे सेक्शन 80C बहुत बड़ा पॉइंट था, सेक्शन 80CCC बहुत छोटा था, लेकिन 80CCD हालत खराब कर रहा है। मैं फिर बोलता हूँ 80CCD ये अटल पेंशन योजना या न्यू पेंशन स्कीम की योजना कही जाती है। इसमें अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट की पेंशन योजना में अगर पैसा कंट्रीब्यूट करते हैं 80CCD के हिसाब से तो आपको माफ़ी मिलती है। अगर मैं एम्प्लॉय हूँ तो चाहे मैं सेंट्रल गवर्नमेंट का एम्प्लॉय हूँ, प्राइवेट एम्प्लॉय हूँ या सेल्फ एम्प्लॉयड हूँ, तीनों केस में डिडक्शन मिलती है। तो अगर मैं एम्प्लॉय हूँ, मैंने कुछ कंट्रीब्यूट किया तो मैक्सिमम 10%, एम्प्लॉयर ने दिया तो पहले मेरी सैलरी में ऐड करो फिर डिडक्शन, तो डिडक्शन मिलेगा। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयर है तो 14%, अदर देन सेंट्रल गवर्नमेंट है तो 10%। यानी देखो ना 10%, 10%, 20%। अगर मैं सेल्फ एम्प्लॉयड हूं तो मुझे 20% ऑफ टोटल इनकम। सैलरी का कितना बेनिफिट मिलता है? सैलरी का मतलब क्या होता है? बेसिक सैलरी प्लस DA इफ। यहां तक किसी को कोई कंफ्यूजन न हो। उसके बाद मैंने कहा कि जब ये पैसा विड्रॉ किया जाता है तो कितना एग्जेम्प्ट होता है। कहा गया कि अगर आपने क्लोज किया है अकाउंट्स को मैच्योरिटी होने के बाद तो आपको 60% तक का एग्जेम्पशन मिल जाएगा। डेथ होने पर नॉमिनी को जो भी मिलता है वो पूरी तरह माफ होता है डेथ होने पर। और अगर आपने जिस साल ऐसा पैसा विड्रॉ किया है उसको अगर उसी साल दूसरे अकाउंट में न्यू एनपीएस में आप ट्रांसफर कर देते हैं तो वो आपका पूरी तरह माफ हो जाएगा फिर से। लेकिन अगर पार्शियल विड्रॉ करते हैं तो आपको 25% ऑफ का कंट्रीब्यूशन का माफी मिलेगा। अच्छा, अब आते हैं, अभी खत्म नहीं हुआ। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट रोने वाला पॉइंट है ये है, ये कहता है आपका एक हम एडिशनल बेनिफिट आपको देने जा रहा हूं। नाउ वी आर जस्ट गोइंग टू गिव यू एन एडिशनल बेनिफिट ऑफ ₹50,000। तो 50,000 कहां से आ गया? सेक्शन 80C ने बोला हम आपको 1,50,000 का बेनिफिट देंगे।
सेक्शन 80CC जो इंश्योरर वाला था उसने भी कहा हम 150 का देंगे, और मैंने कहा था दोनों मिलाकर 150 का ही होता है, यही तो बोला। सेक्शन 80CCD ने बोला या तो 10% या 14% या 20%, चलो जो भी होगा इसी में ही तो आएगा, लेकिन ये किसी भी कीमत पर 1,50,000 से अधिक नहीं होना चाहिए। ओ क्या बोला मैंने? ओ ये आपका 10, 20, 14 वॉट एवर द केस इट इज, अगेन द मैक्सिमम लिमिट इज रेस्ट्रिक्टेड टू ₹1,50,000। और मैं फिर बोलूं, ये तीनों मिलाकर के 1,50,000 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। सर ये क्या टिटिम्मा है? ये टिटिम्मा नहीं है, ये सेक्शन 80CCE है। ये जो मैंने आपको लिमिट बताई ना 1,50,000 क्लब कर करके, ये मैं नहीं बोल रहा, ये आपका ये बोल रहा है, ये चार्ट, ये समरी चार्ट जो है। सीसीई क्या बोलता है? कहता है सर वो आप छोड़ दिए, अभी रहने दो। द एग्रीगेट अमाउंट ऑफ डिडक्शन 80C, CCC, CCD shall not in any case exceed ₹1,50,000। तो देखो ना, तीनों मिला करके ये 1,50,000 के बराबर है, तीनों मिला करके ये 1,50,000 के बराबर है individually। now the especially you can say individually each and every section C, CCC and CCD specifically says that the maximum limit is 1,50,000, but again CCE clearly states that I am just talking about all these three sections, the cumulative benefit you can avail up to ₹1,50,000। ओके, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं आई, लेकिन ये जो लास्ट लाइन ये है ना, इसने सारा कबाड़ कर दिया। ये जो है, ये अब आते हैं एडिशनल बेनिफिट। ये जो लिमिट है ना 1,50 की, ठीक है, लेकिन एक एडिशनल बेनिफिट दिया गया एक एनपीएस में कि आपको एक एडिशनल 50,000 का हम बेनिफिट देने जा रहे हैं, एडिशनल 50,000 का बेनिफिट देने जा रहे हैं, जो ऊपर में कवर्ड नहीं अगर होता है तो डू नॉट वरी अबाउट दैट, यू कैन गेट द एक्स्ट्रा बेनिफिट अंडर सेक्शन 80CCD1B सेक्शन के हिसाब से। ओके, क्या बोलता है? An additional deduction up to ₹50,000 for the amount paid or deposited by an individual SSE under NPS, whether or not any deduction is allowed under section 80CCD or not. This deduction of 50,000 is in addition of ₹1,50,000 allowed under section 80CCE। तो 80CCE में जो ये लास्ट में दिखा रहे हैं ना, ये वाला, तो इसके अलावा जो बेनिफिट है ये 50,000 का एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलेगा एडिशनल। सर ऐसे नहीं समझ में आ रहा, मुझे भी मालूम है ऐसे नहीं समझ में आ रहा। पहले तो ये बताओ स्टोरी क्लियर है कि नहीं? When we will start to solve the question on these, then yes, at that time you will come to know that how to apply these things at the time of solving the problems। तो अभी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, अभी तो मेरा केवल इतना टेंशन है कि आपको ये चीज समझ में आ जाए कि 80C ने वो पूरी लिस्ट बताई थी 15-16 आइटम्स की, अलग अलग बताया था। उसके बाद 80CCC ने कहा इंश्योरर की बात, 80CCD ने कहा सेंट्रल गवर्नमेंट की पेंशन योजना यानी कि अटल पेंशन योजना, या इसको न्यू पेंशन स्कीम भी बोला जाता है, जिसमें आपको बेनिफिट मिल रहा है 10%, 14%, 20% का बेसिक सैलरी प्लस डीए इफ का, और एडिशनल बेनिफिट मिलता है 80CCD1B के हिसाब से। दैट्स इट। और 80CCE बोलता है कि 80C बोलो, CCC बोलो, CCD बोलो, तीनों मिलाकर 1,50,000 का बेनिफिट मिलेगा, लेकिन इस 1,50,000 के बेनिफिट में 80CCD1B शामिल नहीं है, जिसका एक्स्ट्रा बेनिफिट आपको 50,000 एडिशनल मिलेगा। दैट्स इट। इतनी ही चीजें मुझे आज आपको बतानी थी, मुझे मालूम था ये आपको थोड़ा टेंशन देगा। धीरे धीरे ये चैप्टर थोड़ा टफ लगने लगेगा, प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। आज का मेरा छोटा सेशन था, मुझे मालूम था कि छोटे सेशंस में ही मेरा आज का काम तमाम हो जाए, मेरा नहीं, इस टॉपिक का काम तमाम हो जाएगा। नेक्स्ट सेशन में हम आपसे फिर मिलेंगे, लेकिन हाँ अब हम लोग के क्वेश्चन स्टार्ट होंगे इस चैप्टर को लेकर के, तो थोड़ा अवेयर रहिएगा। अवेयर रहने का मतलब कि जितना आपको अब तक पढ़ाया गया है वो आप बिल्कुल दिमाग में सेट करके बैठेंगे। बहुत मजेदार चैप्टर है, बहुत मजा आने वाला है। भाई सीधी सी बात है, अगर हम लोग कोई प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हैं ना तो सर बहुत टफ लगता है, बोर लगता है, तो मैं आपको एक चीज बताऊं कि आपको आपसे आपके क्लाइंट से पैसा भी आपको तभी मिल पाएगा when you will start to do your practice and when you will start to join any employment, then at that time you will get the amount only due to having these type of knowledge। आपके और एक दूसरे बंदे में यही फर्क रहेगा कि दूसरे बंदे के पास डिग्री नहीं है या उसके पास नॉलेज नहीं है। यू विल गेट द अमाउंट ओनली बाय हैविंग दैट टाइप ऑफ नॉलेज इन यू। तो जब तक आपके अंदर वो नॉलेज ना आए, यहां पर वो नॉलेज ना एंटर कर जाए, आपको कौन पेमेंट देगा?
और नॉलेज होगा तभी तो आप प्रोफेशनल कोर्स करके आप कुछ फ़ायदा कमा सकते हैं ना। तो चलते हैं नेक्स्ट सेशन तक के लिए, विदा लेते हैं, तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।